हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथफाइंडर क्लासेज। आज हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। इतिहास हमें क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि इतिहास हमें कुछ करने की प्रेरणा देता है। इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ पर अपना नाम वही अंकित करता है जो सोचने के साथ साथ ही कुछ करने का जज्बा रखता है। इसलिए इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मुख्य चार स्रोतों से ही प्राप्त होती है। यदि इतिहास की चर्चा करने को मिलता है तो कहाँ से मिलता है? तो यही चार गो स्रोत है जो हमें इतिहास को जानकारी देती है। तो पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ, यानी धर्म ग्रंथ जो भी हमारा है उसमें हमको इतिहास पढ़ने की जानकारी देता है। दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशी विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। तो हम पहले पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ में क्या क्या है और किससे क्या मिलता है जानकारी इतिहास के बारे में। आइए पढ़ते हैं। तो इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ना है कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ क्या क्या है। तो भारत के सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन थे? वेद थे। कौन थे? वेद हैं। तो अगर वेद की चर्चा करता है तो वेद कितना है? तो चार वेद हैं, है ना। वो सारा कुछ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं वेद के बारे में कुछ। तो वेद यानी जिसके संकलन करता, यानी वेद को सबसे पहले संकलन करता क्या कहलाया? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश मानते हैं। यानी हमारा भारतीय परंपरा वेदों के नृत्य और पुरुष से मानती है। वेद चार प्रकार की होती है। कितना प्रकार की होती है वेद? चार प्रकार के वेद होती है। कौन कौन होती है? पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा एंड लास्ट है अथर्ववेद। तो हम पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर यजुर्वेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर सामवेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर अथर्ववेद के बारे में। तो इसके बारे में यहीं से हमारा इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती है। और इन चारों वेदों की संहिता कहलाता है। इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? एक संहिता कहा जाता है। देखते हैं ईसा पूर्व एवं ईस्वी के बारे में क्या क्या है। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी ईसाई कैलेंडर यानी जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म के वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जेसियस क्रिस्ट कहा जाता है। यह क्या है? ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में है, यानी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें क्या होता है, ईसा पूर्व में वर्ष की गिनती क्या होता है? उल्टी होती है। यानी ईसा मसीह का जन्म 563 ईस्वी पूर्व, महात्मा बुद्ध का जन्म 483 ईस्वी पूर्व मृत्यु हो गई थी। ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ सन ईस्वी कहलाती है। इसके संक्षिप्त ईस्वी में लिखा जाता है। ई जो है लैटिन भाषा शब्द में एडी में भी लिखा जाता है। एडी का यानी एनिनो एनो डोमिनियो है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यानी जेसियस ऑफ क्रिस्ट। इसके बारे में चर्चा किया गया है। अब पढ़ते हैं हमारा है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद क्या है ना। तो इसमें कैसे इतिहास की जानकारी हमें मिलती है, इतिहास के बारे में क्या क्या पढ़ना है और क्या इसमें से निकलता है। तो पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद जो है ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद किसको कहा जाता है? तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ही हमको क्या बोला जाता है? ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 228 सूक्त और 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद में ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है।
यानी ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? होत्री कहलाता है। इस वेद से आर्य के राजनैतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद में हमारे इतिहास के बारे में क्या जानकारी दिया जाता है? तो यानी आर्य लोग कैसे थे, राजनीतिक प्रणाली और इतिहास के उनकी जानकारी बारे में मिलती है, यानी आर्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? सावित्री की चर्चा है और गायत्री मंत्र का उल्लेख है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है। चतुस्र समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण है। कौन कौन 4 वर्ण है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्म के क्रमशः मुख, भुजा, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुआ है। पुरुष जो है ब्रह्मा के मुख, भुजा और जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुआ है। अब नोट करने का पॉइंट यह है कि धर्म सूत्र 4 जातियों की स्थितियां बताई है। व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्य और विशेषाधिकारों से स्पष्ट विभेद करता है। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से ही मिलता है। ऋग्वेद के इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना किया गया है। एंड लास्ट नोट है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान मिला है। ऋग्वेद का लास्ट था। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट, अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है ना, क्या है, इससे क्या जानकारी मिलता है इतिहास के बारे में? तो देखिएगा, स्वस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। क्या है? नियमों का संकलन ही यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहा गया। क्या कहा गया? अर्धवयु कहा गया। यजुर्वेद के यज्ञों के नियमों और विधि के विधान का संकलन किया गया है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ के नियम और विधान की चर्चा किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों के लिए है। अब है सामवेद। सामवेद जो है, साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। क्या होता है? गान। और इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन किया गया है। किसका किया गया है? मंत्रों का संकलन किया गया है और इसे पाठकर्ता को उद्रात्री कहा गया। क्या कहा गया? उद्रात्री कहा गया। और हमारे भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही माना जाता है। यजुर्वेद सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यानी यजुर्वेद और सामवेद केवल ज़्यादा इतिहास की चर्चा नहीं देते हैं। अब नेक्स्ट है, अब पढ़ना है अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद जो है ना, अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित। इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेद मंत्रों से भी प्राचीनतर है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म पर निंदा करता है। यानी अथर्ववेद के अनुसार माना जाता है कि कन्या का जन्म क्या है? निंदा है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि सबसे सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। क्या मिलता है? ऐतिहासिक दृष्टि में क्या अथर्ववेद से क्या मिलता है कि सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यानी इसमें ज़्यादा अंधविश्वास ज़्यादा देखने को मिलता था। पृथ्वी सूतक अथर्ववेद का प्रतिनिधित्व सूतक माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग विवरण, समन्वय, विवाह, प्रणय, गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति औषधियाँ, साप, वशीकरण, प्रायचित, मातृभूमि, महात्य आदि का विवरण मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी उल्लेख किया गया है। यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो हो जाएगा अथर्ववेद।
अथर्ववेद में परीक्षित को कुराओं का राजा कहा गया। परीक्षित को कहाँ का कहा गया? कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश के समृद्ध का अच्छा चित्रण मिलता है। और इसमें सभा और समिति का को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। सभा और समिति को क्या कहा गया अथर्ववेद में? तो कहा गया कि सभा और समिति को कहा गया प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। यानी सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद है। इसको जादू टोना वाला भी कहा जाता है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना की गई है, जिसमें शिक्षा, ज्योति, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है। यानी 6 गो वेदांग है, 4 गो वेद है। भारतीय इतिहास कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में ही मिलती है। इसके रचयिता लोमहर्षवा तथा उनके पुत्र उग्रसर्वा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 है और जिसमें केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत में ही राजाओं के वंशावली का पाई जाती है। नोट क्या है? पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। पुराण में सबसे मत्स्य पुराण सबसे प्रमाणिक है। अधिकतर पुराण सांस्कृतिक श्लोक में मिलते हैं। अधिकतर श्लोक किसमें है? संस्कृत भाषा में है। स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यानी अथर्ववेद में क्या बोला गया कि स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं था। वे भी पुराण सुन सकते थे पर पढ़ नहीं सकते थे। पुराणों में पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे और स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थितियां देखने को मिलता है मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, और जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। जुआ, शराब और स्त्री ये तीनों क्या है? पुरुष का दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी बताया गया है। अर्धांगिनी किस में बताया है? शतपथ ब्राह्मण में बताया गया है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मनुस्मृति मानी गई है। सबसे प्राचीनतम अगर बात करता है तो मनुस्मृति है और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। जब शुंग वंश चल रहा था उस समय मानक ग्रंथ था। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी देता है। नारद स्मृति गुप्त वंश की जानकारी देता है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। यानी जातक के पुस्तक है उसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जन्म और चरित्र और कथाओं का वर्णित किया गया है। ये जितना भी ग्रंथ पढ़ रहे हैं जातक, हीनयान, ये सब धर्म ग्रंथ हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की चरित्र और अन्य कथाओं का वर्णन किया गया है। जैन साहित्य को देखा जाए तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम जैन ग्रंथों के प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से प्राप्त होती है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से महावीर के जीवन के कीर्तों और समकालीन के साथ साथ उनकी संबंधों का विवरण भी मिलती है। यानी कल्प सूत्र किससे है? तो जैन ग्रंथ से है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ से है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य यानी कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त एक ही है, जिसमें 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है अर्थशास्त्र को, और इसे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा किया गया है और कलहन द्वारा रचित पुस्तक कौन था? राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। यानी राजतरंगिणी पुस्तक ऐसा है जो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा। अब अरबों को सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा में दिया गया। किसमें? चचनामा पुस्तक है, उसमें अरबों के सिंध विजय की वृत्तांत की चर्चा किया गया है और चचनामा के लेखक है अली अहमद। कौन थे? अली अहमद। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। और इसके मौर्य के पहले का इतिहास मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त करती है।
कृत्यायन की गर्गी संहिता ज्योतिषी ग्रंथ है और इसमें भी भारत पर होने वाला यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कात्यायन एक गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है। यह था मेरा धार्मिक ग्रंथ। अब पढ़ना है विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ क्या क्या है। विदेशी यात्री कौन कौन आए थे, तो पहला है यूनानी रोमन लेखक आए थे। तो इसी कड़ी में पहला यूनानी रोमन थे हमारा टेसियस। टेसियस ने क्या क्या जानकारी दी है इतिहास के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। टेसियस ने यह ईरान का राजवैद था। कहाँ का राजवैद था? ईरान का राजवैद था। और भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण इसे अविश्वसनीय कहा गया। क्या कहा गया? अविश्वसनीय कहा गया। अब इसी कड़ी में नेक्स्ट है हेरोडेटस। हेरोडेटस जो थे इस इतिहास का पिता माना जाता है, पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंध के विवरण मिलता है, और परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर ही आधारित था। नेक्स्ट है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरियाकस, आर्नेस्टियस, अमिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक और विश्वसनीय हैं। यानी सिकंदर के साथ जितना भी हमारे देश में लेखक आए थे, निरियाकस, आर्नेस्टियस, अमिस्टोबुलस, ये सब विश्वसनीय और प्रमाणिक थे। मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज जो क्या है, सेल्यूकस निकेटर का राजवैद था और ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगनी समाज और संस्कृतियों के विषय में लिखा। यानी इंडिका कौन लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखे थे। कहते हैं राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी इतिहास की जानकारी अगर पढ़ना है तो पहले हमको रात को जगना पड़ेगा और फिर सुबह हमको चमकना पड़ेगा। यानी आप पढ़िए, इतना मन से पढ़िए कि आने वाला कोई भी एग्जाम ऐसा ना हो, कोई भी ऐसा काम ना हो कि जो हम कर ना सकें। तो आइए देखते हैं डायमेकस। डायमेकस ने क्या किया? यह जो जितना भी लेखक है वो सब विदेशी हैं और आके हम लोग अपना इतिहास, भारत के इतिहास के बारे में पढ़ने का मौका दिए, है ना। ये हम लोग विदेशी यात्रियों का ही क्या है, मेहरबान है कि हम अपने पिछले टाइम में क्या क्या हुआ था इंडिया में वो सारा कुछ देखने को मिलता है। वो झूठ रहे या सच रहे, पर वही मेरा स्रोत है इतिहास का। अब पढ़ना है सीरियन नरेश एंटिओकस का राजदूत था। डायमेकस क्या था? सीरिया का नरेश था एंटिओकस, उसी का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। बिंदुसार के दरबार में आया था। यहाँ दो गो ऐसा शासक है जो कंफ्यूजन की बात हो सकता है। एक है बिंबिसार, एक है बिंदुसार। बिंबिसार जो थे वो हर्यक वंश के थे, पर बिंदुसार जो है मौर्य वंश में है। तो यह मौर्य वंश वाले हैं, है ना। इसका विवरण मौर्य युगीन में ही मिलती है। अब है डायनोसियस। डायनोसियस ने क्या किया? तो डायनोसियस ने यह मिस्र का था और इसका राजा था नरेश टॉलमी फिलेडेफस। फिलेडेफस का राजदूत था डायनोसियस, जो अशोक के राज दरबार में ही आया था। किसके राज दरबार में आया था? तो अशोक के राज दरबार में डायनोसियस आया था। अब पढ़ते हैं टॉलमी। टॉलमी ने क्या कहा? इसकी 2री शताब्दी में भारत का प्रमुख नामक पुस्तक लिखी। इसने क्या किया? भारत का प्रमुख नामक पुस्तकें लिखी। प्लिनी। प्लिनी ने क्या किया? इसने सर्वप्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा। क्या लिखा? नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखा? प्लिनी ने लिखा। और इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी देती है। एंड नवा है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था और इसने उस समय भारत के बंदरगाहों और व्यापारियों के वस्तुओं के बारे में जानकारी दिया। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। नेक्स्ट है चीनी यात्री। ये हम लोग पढ़ लिए यूनानी यात्री थे। अब पढ़ते हैं चीनी यात्री कौन कौन आए थे। तो चीनी यात्री के कड़ी में पहला कड़ी है
फाहियान। पहला चीनी यात्री है फाहियान। फाहियान जो है यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। कहाँ आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था और इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के राजा और समाज संस्कृति के बारे में वर्णन मिलता है। मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया और 14 वर्षों तक भारत में ही रहा फाहियान। दूसरा चाइनीज कोई लेखक था, कवि था, तो कौन था? संग्यून। संग्यून क्या किया? 518 ईस्वी में भारत आया और अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित किया, यानी बौद्ध धर्म के प्राप्तियां एकत्रित किया। अब है हेनसांग। हेनसांग एक इम्पॉर्टेंट यात्री थे, इसके बारे में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग और हेनसांग ने 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुँचे और भारत में 15 वर्षों तक डटकर यानी 645 ईस्वी में चीन में लौट गए और यह बिहार के नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। भारत से बौद्ध धर्म को एकत्र कर ले जाने के लिए काम किया और इसी भ्रमण वृत्तांत CU के नाम से जाना जाता है। यानी हेनसांग के यात्रा वृत्तांत की चर्चा किसमें है? CU की में, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलती है और इसमें हर्षकालीन समाज, धर्म और राजनीतिक के बारे में चर्चा देखने को मिलती है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था और हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव का भी प्रतिमा बनवाए थे। ये किसके इतिहास में जानकारी मिलती है? तो हेनसांग के जानकारी मिलती है बुक में। अब पढ़ते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक कौन कौन थे? तो अरबी लेखक में पहला अरबी लेखक अलबरूनी। अलबरूनी के बारे में चर्चा मिलता है कि यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था और अरबी में लिखी हुई उनकी कृति किताब उल हिंद या तहकीके हिंद में भारत की खोज की बात करता गया और आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या? किताब उल हिंद या तहकीके हिंद, और उसका मतलब होता है भारत की खोज। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन और त्यौहार और खगोल विज्ञान, कीमियो रीतियों के रिवाज और प्रथाओं के सामाजिक जीवन और भार मापतौल पर आधारित है। इसमें मूर्ति कला, कानून, मापतौल आदि विज्ञान के विषय पर आधारित है। 80 अध्याय इसमें है। तो कौन सा बुक है? किताब उल हिंद। और इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म और रीति रिवाज आदि के बारे में सुंदर प्रशंसा किया गया है। अब पढ़ना है इब्न बतूता। इब्न बतूता जो थे इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था और इसकी यात्रा वृत्तांत इसे रिहला के नाम से जाना जाता है। तो रिहला कौन ने लिखा था? इब्न बतूता। यह 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीपीय के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी प्राप्त देता था। यह 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा और इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली के काजी नियुक्त कर दिया। मोहम्मद बिन तुगलक क्या किया? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। और ये तो अब अन्य लेखक आए थे कोई कोई देश से, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो तारकनाथ ये तिब्बत के थे और इन्हें कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तक लिखे थे। कंग्यूर और तंग्यूर रचना की। इसमें भारतीय इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। एंड लास्ट का लास्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी ईस्वी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था और इसके विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन को देखने को मिलती है। आज पहला पार्ट में इतने ही और इसका सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से। आज पहला पार्ट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें तथा अगर इस प्रकार टॉपिक वाइज आप छोटा छोटा वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।